हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस समय रात के 3 बज रहे हैं। तीन कितने बज रहे होंगे? 3 बजकर कितने 10 मिनट हो रहे होंगे। हाँ, 3:10 पे तो मैंने टाइम देखा था। तो 3:20 हो रहे हैं इस समय रात के। 3:48। तो अभी तो मैंने 3:10 देखा था यार। तो इस समय रात के 3:48 हो रहे हैं और हम लोग कल तक रसल खेमा में थे। यूएई में रसल खेमा आप लोग जानते हो। और हम कल दुबई आ गए थे। अभी हम दुबई में हैं, रमाडा होटल में। रमाडा बाई विंदम नहीं है ये, उर्दू अरबी में लिखा होगा रमाडा बाई विंदम। ये होटल मेरा फेवरेट होटल है। क्या होता है इस होटल में, हर होटल या हर शहर की, हर गली मोहल्ले की ना एक वाइब होती है। इस होटल की एक बहुत अच्छी वाइब है। हर होटल की वाइब मुझे पसंद नहीं आती। वाइब मतलब उसका माहौल, उसकी आबो हवा। राइट वर्ड इज़ आबो हवा। तो मुझे बहुत बहुत कम होटल पसंद आते हैं। मैं ताज में रुका और ताज के लेवल के और भी होटल में रुक चुका हूँ, पर जो वाइब मुझे रमाडा में आई, तो रमाडा में मैं पंजाब जब जाता था जलंधर तो रमाडा में रुकता था। दुबई में 3 या 4 बार आया हूँ, हर बार मैं दुबई में रमाडा में ही रुका हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है स्विमिंग, मैंने इसी होटल में आज से लगभग 6 महीने हो गए होंगे। कब आया था पहली बार? अक्टूबर में आए थे। अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ लगभग 6 महीने पहले मैं इस होटल में आया था। पहली बार दुबई आया था, इसी होटल में रुका था और यहाँ पर मैंने स्विमिंग सीखी थी। तब मैं लगभग 1 महीना रहा था इस होटल में। और तो अभी ऐसे ही अभी मन किया चाय पीने का, तो देखा तो वो मिल्क टी वाला टी बैग नहीं था, ग्रीन टी और ब्लैक टी था। तो इसने कहा कॉफ़ी बनाती हूँ। मैं कहा चलो कॉफ़ी पर चर्चा हो जाएगी। तो अभी हम लोग ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी, मतलब सो के उठ चुके हैं हम लोग एक बार। तो हमने कहा चलो कॉफ़ी पर चर्चा करते हैं। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आ रहा था कि एक टाइम था बचपन में कि यार होटल में रुकना है, कभी कभी ना होटल में रुकना है, मतलब 1 दिन 2 दिन। बचपन में क्या मतलब हर एक का वो होता है कि भाई रुकना है होटल में। और मुझे नहीं मालूम था कि मेरी लाइफ ही होटल में बीतेगी। आगे का पता नहीं, पर अभी पिछले 1 डेढ़ साल से तो मैं होटलों में ही रह रहा हूँ। जब पहली बार दुबई आया था 55 दिन रहा था, दूसरी बार भी आया था तो लगभग 20-25 दिन रहा था। अभी भी आया हूँ तो ऑलरेडी मुझे 22-23 दिन हो चुके हैं। 10-12 दिन तो इसको भी हो चुके हैं, 8-10 दिन आए हुए। और इस होटल से एक स्पेशल लगाव ये है कि यहाँ पर स्विमिंग सीखी थी। और जिन्होंने स्विमिंग सिखाई थी, सज्जाद भाई उनका नाम है और वो पाकिस्तान से हैं। उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाई थी और मैं उनसे तीसरी बार मिला हूँ। और अभी भी वो मुझे, आज भी उन्होंने कुछ टेक्निक मेरी करेक्ट की है कि आप ये इस तरीके से करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब खुद ही मेरे को गाइड करते रहते हैं। और आज मैं पहली बार उल्टा तैरा हूँ, मतलब होता है ना बिल्कुल रिलैक्स मोड में, उल्टे लेट गए पानी में और आपने पैर हिलाए तो आप धीरे धीरे मूव कर रहे हो। तो आज मैं पहली बार ऐसे ही बिना, मतलब इससे पहले मैं कभी नहीं तैरा, पर आज मैं उल्टा तैरा और इतना एक्साइटेड था कि मैं काफ़ी देर तक उल्टा ही तैरता रहा। और उन्होंने कहा, मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मुझे सीखना है, मुझे हमें भी स्विमिंग सिखा दो, पर वो कहते आते ही 2-2 दिन के लिए, 3 दिन 4 दिन, उसमें कहाँ से सीखेंगे। आज भी तो वे पूछ रहे थे। वो जो जब मैं था वहाँ जिम में, जिम के बाहर जब मैं उनसे बात कर रहा था, तब वो एक भाई साहब जो थे वो वही कह रहे थे जी कुछ सिखाते भी हो, मतलब आप लाइफ गार्ड हो तो। उन्होंने कहा पानी में उतर के नहीं सिखाएंगे, इन्होंने कहा मैं बाहर से गाइड कर दूंगा। नहीं मैं, वो देखो उस आदमी की मन, वो आदमी रॉयल दिख रहा था शक्ल से, मतलब भाई इस होटल में रुका है
तो ढंग के लोग ही आते हैं। वो आदमी समझने की कोशिश नहीं कर रहा कितना मैच्योर था, मतलब मुझसे एज में डबल होगा। डबल कैसे हो गया यार? 28 डबल नहीं साल होगा, हो लगभग गया। बराबर। मैं ही 44 हो गया। हाँ हो सकता है बराबर ही हो। बल्कि कम हो सकता है। चल बे, इतना भी नहीं अंधी मच रही, मतलब वो मुझसे तो उम्र में बड़ा था। वो ये कह रहा है कि आप टेक्निक सिखाते हो, मतलब मेरे को तैरना बिल्कुल, तो मैं वहाँ खड़ा था, मैंने कहा जी मेरे को तो जीरो तैरना आता था, मतलब बिल्कुल भी नहीं आता था, इन्होंने ही सिखाया है तो ये सिखा देगा। नहीं मेरे को तो बिल्कुल तो उन्होंने सज्जाद भाई ने बोला कि भी मैं पानी में उतर के नहीं हमें अलाउ है सिखाना, पर मैं ऊपर से आपको गाइड गाइड कर दूंगा। सुनने को तैयार नहीं, मुझे ना बिल्कुल भी नहीं आता। अब मान लो आप समझ लो कि मैं अभी पानी में खड़ा हूँ, अब मुझे क्या करना है? वो कह रहा है ऐसे नहीं होता, पानी में जाओगे आप पानी में कुछ करोगे तो जो वो गलतियां करोगे हम करेक्ट कर देंगे आप। डर लगा अरे डूब जाऊंगा ये। अरे तो यहाँ पर जो दूसरी साइड का स्विमिंग पूल है वहां तो पानी ही 4 फुट का है, हाँ। 3.5 फुट का। तो मतलब वो ना, वो कह रहा है मैं यहाँ खड़ा हूँ मुझे बता दो कुछ ऐसा, कि तुरंत सीख जाओ। जैसे मेरे को लोग बोलते हैं ना यार आप पैसा कहाँ से कमाते हो, हमें भी कोई मंत्र बता दो, मतलब कोई मंत्र है कि ये फॉर्मूला है अब तुम पैसा। वो कह रहा है मुझे ना कुछ बता दो वो मैं कर लूंगा। तो मेरी उनसे बात ही बात में कह रहे यार ऐसे पता नहीं कितने आते हैं, कह रहे 2-4 दिन के लिए आते हैं, कहते हैं हमें तैरना सीखना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। एक लड़की मिली थी मेरे को पिछली बार यहाँ पे, इंडियन थी, चंडीगढ़ से। वो इनको बोली कि मुझे सीखना है, तो मैं भी उस समय पूल में ही था, वो भी थी, और तब मैं भी सीख रहा था, मतलब मैं ऑलमोस्ट सीख चुका था, पर मैं प्रैक्टिस में था। मेरी मेन प्रैक्टिस तो रसल खेमों में हुई है, सीखा मैंने यहाँ पे। तो वो लड़की ना बार बार एक ही बात बोली जा रही है कि मुझे आता है तैरना, अच्छा। पर मैं भूल गई हूँ। मैंने कहा जी अब मेरे से रहा नहीं गया, मैं बीच में इनकी कन्वर्सेशन में कूद पड़ा। मैंने कहा मुझे ना एक आप चीज क्लियर करो कि आप कह रही हो कि मुझे आता था तैरना भूल गई और मैं भूल गई हूँ, क्या ऐसा सच में होता है? मतलब मैं जानना चाह रहा था। मैंने कहा क्योंकि मेरे को गाड़ी चलानी आती है, मैंने 10-15 साल गाड़ी चलाई है, पर अब मैंने पिछले कई साल से नहीं चलाई है। भूल थोड़ी जाएगी। तो मेरे को मतलब मुझे ये डाउट हो रहा है कि आपकी बात सुनते हुए मैं भी ना भूल गया हूँ, ऐसा होता है क्या? कह रही नहीं वो चंडीगढ़ में था, हमने वहाँ पे स्विमिंग सीखी थी, तैरना आ भी गया था, पर वो ढंग से नहीं सिखा पाए क्योंकि 50-50 लोग होते हैं ना, तो 50 के ग्रुप में एक आदमी किस पर ध्यान देगा। तो मैं कह रही आप कह रहे हो कि मुझे सीखना, अब वो कैसे सीखेगी? वो उनको गाइड कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, और वो कह रही मुझे आता था, ये तो मुझे आता है, वो तो मुझे आता है, बस वो ना मैं भूल गई, बस मैं भूल गई। मैंने कहा आप कितने दिन हुए यहाँ? वो कह रही मैं अभी 4 से 5 दिन और हूँ, फैमिली के साथ थी। मैंने कहा 4 से, अगर आपको बेसिक आता है या आता भी था कभी, तो 5 दिन तो बहुत है। पर वो लड़की 5 या 50 दिन में नहीं सीख सकती, क्योंकि वो बार बार इस एटीट्यूड में थी कि मुझे आता था, मैं बस भूल गई हूँ। मैंने जब इनसे सीखा ना, तो बिल्कुल अनाड़ी बन के सीखा। मैंने अपनी होशियारी नहीं दिखाई कि मैं बहुत होशियार हूँ और मैं हर चीज को बड़ी जल्दी सीख लेता हूँ, नहीं। आज देख ले, मैंने जिंदगी में पहली बार उल्टा तैरा हूँ और काफी देर मजे में तैरा हूँ, और इससे पहले मैं कभी नहीं तैरा। हाँ। 1-2 बार ट्राई किया, क्योंकि उल्टा तैरना जब आप शुरू करते हो सीखने में, तो शुरुआत के दौरान आपके नाक में पानी जाता है बहुत। तो मैंने 1-2 बार ट्राई किया, तो मेरे को बहुत दिक्कत हुई। रसल खेमा की बात बता रहा हूँ भाई, 2-4 दिन पहले भी। आज मैं पता नहीं कैसे अपने आप ही तैरने लग गया, अपने आप ही बॉडी भी ऊपर रही, नाक भी ऊपर रही, तैरने भी लग गया। उन्होंने बोला मुझे, कह रही वो बढ़िया कर रहे हैं। पर मैं आज ही उनके सामने अनाड़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि सज्जाद भाई मुझे तो आ गया है और मुझे तो आ गया है, मैं तो तैर लेता हूँ, मेरे तो कई लोग तारीफ कर लेते हैं कि अरे आप तो स्विमिंग अच्छे। मैं आज भी उनसे, अच्छा मैं ये गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, क्या कर, वो मेरे उस्ताद है, वो उस्ताद ही रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ना ये वाले ऐसे सांस लो, आप दोनों तरफ गर्दन घुमाते हो उठा करके, तो आपको ज़्यादा वो एफर्ट लगता है, आप ऐसे करो तो कंफर्टेबल हो जाएगा। तो मैं कोशिश, मतलब टेक्निक क्लियर कर रहे हैं। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं मुझे तो आ गया है, मैं तो इससे गहरे स्विमिंग पूल में बहुत तैर चुका हूँ, मैं तो गोवा में 17 फुट गहरे वाले स्विमिंग पूल में तैरा हूँ, ये वो तैरा हूँ, वो तैरा हूँ। नहीं, सीखने के लिए आपको अनाड़ी बनना पड़ेगा। सेम चीज अपने साथ होती है कि कुछ चीजों में किसी को लगता है मेरे पास कोई जवाब है, और वो मुझसे जवाब मांगने के चक्कर मांगना चाहता है, सवाल करता है कि आप अपनी राय रखो, और साथ में अपनी होशियारी दिखाता रहता है। ये तो मैं पता है या वो बताता है कि मैं कितना बुद्धिजीवी हूँ। मेरे पास कई ऐसे आते हैं ना, अब जैसे कई ऐसे लोग हैं, तो देखिए लाइव के दौरान आते हैं, सवाल पूछते हैं, और वो आगे पीछे
वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं और बताते हैं कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ किस देश में हैं और क्या काम कर रहे हैं। ये बताते हुए वो कहते हैं कि हम आपसे ये चीज़ पूछना चाहते हैं। अरे भाई मैं 9वीं पास, आप इतने वेल एजुकेटेड, यहाँ पर मेरे 9वीं पास होना या मैं अनपढ़ हूँ या आप बहुत पढ़े लिखे हो, इसकी तो बात ही नहीं हो रही ना। बात ये है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो सकते हो पर शायद कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जो मैंने जिया आपने नहीं जिया, है ना। अब फिर समस्या क्या आ रही है, मैं क्यों लाइव कम हुआ, पिछले कई दिन से मैं लाइव नहीं आया या मेरा वीडियो बनाने का भी मन नहीं किया, क्योंकि कुछ ऑडियंस जो अपने व्यूअर्स है, कुछ जो बहुत वेल एजुकेटेड है, जिनसे मुझे उम्मीद थी कि मेरे को उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है और वो मुझसे भी शायद कुछ सीख सकते हैं। हम अब उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को सीखने सिखाने की बजाय अब वो मेरे क्रिटिसिज्म में लग गए, अब वो मेरी तुलना कर रहे हैं। एक दो हैं मतलब बड़े अच्छे वेल एजुकेटेड है, मुझे लगा कि इनसे उनकी भाषा शैली भी अच्छी, कमेंट भी बढ़िया ढंग से लिखते हैं, एक्सपीरियंस भी है। अब वो ना मुझे कोई चीज़ सिखाने या मुझसे कोई चीज़ जानने समझने की बजाय ना वो मेरे ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी उन्होंने। ये तो इस बकवास बातें करता है, ये तो लाइब्रेरी खुद किताबें नहीं पढ़ता है, ये तो खुद ही कहता है अंधों में काना राजा है, ये तो 9th पास है। अरे बॉस, ये सारी बातें आपको बताई किसने? किसने बोला मैं 9th पास हूँ? मैंने बोला। किसने बोला कि मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ? अब मैंने बोला। कौन सी किताब में आपने पढ़ा कि किताब पढ़ने वाला ज्यादा होशियार होता है? फिर तो हर स्कूल का, कॉलेज का टीचर, प्रोफेसर बहुत आगे होना चाहिए, है ना। तो मैंने ही तो बताया कि मैं किताबें नहीं, मैं ये भी तो कह सकता हूँ मैंने ये भी किताब पढ़ी हुई, 2-2 4-4 बातें पढ़ के मैं डिंगिया ढांक रख सकता था। अब मैं जिंदा किताबें पढ़ता हूँ, लाइव बुक्स। समझ रही है? इसलिए मेरा ना लाइव में भी मन नहीं करता। वो बार बार एक ही बात बोलेंगे कि आपसे तो लोग एक जैसे सवाल पूछते हैं, रोज एक जैसा लाइव होता है, एक जैसे सवाल होते हैं। मैंने उनको कई बार एक्सप्लेन किया कि यार कोई एक बात है जो सही है पर वो एक बार में नहीं घुसेगी दिमाग में, वो बार बार बोलने से उसकी कंडीशनिंग होती है। और मैं एक ही आदमी को बार बार नहीं बोल रहा हूँ, वो अलग अलग लोग सवाल पूछते हैं, मेरा रिवीजन हो जाता है, उनके वो बार बार बात रिपीट होती है। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे पास हर बात का जवाब है, मैं तो कभी बोला ही नहीं। किताब के लिए अभी मतलब वो रोहित जी ने एक बार मैसेज किया था कि जो तुमने बातें बताई है वो उस किताब में लिखी हुई है, वो किताब बिकेगी। ये तो हमको मालूम है कि जो तुम बातें बोलते हो, आज हम जो भी किताब पढ़ती हूँ मैं, उसमें मुझे मोस्टली बातें वो मिलती हैं जो तुमने बोली है इतने 19 साल में मेरे को। रोहित ने बोला कि चेतन भगत की कोई किताब आई है अभी नई, और उस किताब को मैंने पढ़ा, वो किताबें करोड़ों रुपए कमाएगी और उसमें जितनी बातें लिखी हैं वो तो आप बहुत साल से बोल रहे हो, हाँ। है ना। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं कुछ किताबें पढूं और उनके बारे में बात करूँ, लोगों को ये लगे कि बहुत पढ़, लोगों को ये लगता था कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो मैंने खुद करेक्ट किया कि बॉस मैं बहुत नहीं पढ़ता हूँ, मैं कुछ चीजें ही पढ़ता हूँ जितनी मेरी जरूरत है, बाकी मैं जिंदा इंसानों को पढ़ता हूँ। जिन लोगों ने किताबें लिखी, क्या उन्होंने भी कोई किताब पढ़ी होगी? मैं कहने वाली थी कि उन्होंने जिनने लिखी है उनकी भी तो थॉट प्रोसेस रहा होगा, उन्होंने कहीं से ऑब्जर्व किया, वो उन्होंने नोट डाउन करके लिख दिया। तुम बता रहे हो, तुम लिख नहीं रहे। जिन्होंने लिखा था ज्यादातर, पहले तो यूट्यूब नहीं थे, नहीं तो शायद वो भी यूट्यूब पर ऑडियो बुक रिलीज करते या कोई वीडियो बना के बोलते। मैं जिंदा हूँ, इंटरनेट के जमाने में हूँ और सामने वीडियो, इसलिए मैं किताब लिख नहीं रहा, मैं वो बातें बोल रहा हूँ। मैं अपनी साइकिल जर्नी के जो एक्सपीरियंस बोल करके आज यूट्यूब के थ्रू या किसी भी वीडियो के थ्रू बता सकता हूँ, वो किताब के थ्रू थोड़ी होगा। वर्ड्स में फीलिंग आएगी बताते समय, सुनते समय कि ये कह रहे कि आदमी किताब नहीं पढ़ता। अभी किसी ने लिखा कि ये आदमी ना इंग्लिश इसको आती नहीं है, किताबें पढ़ नहीं पाता इंग्लिश की, तो ये यूट्यूब के वीडियो देखता है, स्पेशली यूपीएससी के, वो आकाश दिव्य कीर्ति है कौन है, उसके वीडियो देखता है और वहां से। तो मैंने कहा ये मतलब ये वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये आदमी उसके वीडियो देखता है, इसलिए मैंने वो जो दिव्य कीर्ति है उनके वीडियो से बहुत कुछ सीखा। ओझा है वो हिस्ट्री के टीचर यूपीएससी के, उनके वीडियो से बहुत सीखा। पर मैं नहीं मानता कि ये लोग बेस्ट है, इनमें भी कमियां हैं, पर इनसे जो मैंने सीखा वो बेहतर मतलब वो नहीं कम हो सकता। पर जितना लोग इनको हाइट लेके जाते हैं यूपीएससी के टीचर को, क्योंकि वो इनका पेशा है,
उन्होंने सालों साल पहले स्टूडेंट रहे हैं, पढ़े हैं, फिर उन्होंने नौकरियां लगी हैं, फिर उन्होंने एक लेवल पे जाके पढ़ाने का शुरुआत करी, उनका पेशा है। हाँ, इनके समझाने का तरीका अच्छा है, इसलिए औरों से बेहतर है। मैंने ओशो से बहुत कुछ सीखा। मैंने ओशो की वजह से ऐसे ऐसे लोगों के नाम मालूम पड़े, फिर मैंने उनके बारे में जाना। आदमी कहीं ना कहीं तो सीखेगा किसी से, किसी रेफरेंस को निकालेगा ना। और अब मैं सिगमंड फ्रॉइड के जमाने में तो हूँ नहीं कि मैं चलते चलते टकरा गया और हमारी गप्पे शुरू हो गई, या मैं 2.5 साल पहले तो नहीं हूँ कि मैं सुकरात के बारे में बैठ के गप्पे मार रहा हूँ सुकरात की मंडली के अंदर। और वीडियो से सीखना इतना आसान होता है क्या? उनके वीडियोस के नीचे मिलियंस में व्यूज है, मिलियंस में। कोई ऐसा बंदा भी ढूंढ लो जिसके मतलब इस तरह की जो बात करता है, बता नहीं, मैं क्लियर, मैंने सबसे सब कुछ सीखा है और आज भी सीख रहा हूँ। ओशो का एक दिन वीडियो देख रहा था, उसमें सिगमंड फ्रॉइड का नाम आया। मैंने ओशो का वीडियो पॉज किया, सिगमंड फ्रॉइड की बायोग्राफी निकाली। वो बायोग्राफी निकाली तो वो बायोग्राफीज जब निकालनी शुरू करी तो वो यूपीएससी के अंदर उसके सब्जेक्ट के अंदर सिगमंड फ्रॉइड के बारे में पूरी बायोग्राफी थी। फिर सिगमंड फ्रॉइड ने क्या क्या कहा, फिर मालूम पड़ा सिगमंड फ्रॉइड के बारे में जानना शुरू किया तो कार्ल जंग आ गया कि जो उनका चेला था, बेटे जैसा था, पर आगे जाकर के दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखना ही पसंद नहीं किया। फिर वहीं से कहीं से रेफरेंस हीगल का मिल गया, कांट का मिल गया, फ्राइडरिश नीत्शे का मिल गया, महावीर बुद्ध के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला ओशो के थ्रू। मतलब ओशो को सुना तो बुद्ध के बारे में कुछ किस्से जानने को मिले, फिर ओशो के बारे में डायरेक्ट जानने की इच्छा जागी। ओशो के बारे में जानने के लिए मैं जब काठमांडू से दिल्ली साइकिल पे आ रहा था तो सोनोली बॉर्डर है एक इंडिया और नेपाल का, सोनोली बॉर्डर से मैं थका हुआ 3 पहाड़ पार करके मैं बॉर्डर तक पहुंचा हूँ। मुझे अगले दिन सुबह इंडिया में एंटर करना है, 15 अगस्त 2019 की बात है ये। मैं इंडिया में एंटर करने की बजाय उस समय कम से कम 15 किलोमीटर का रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब बन रहा था। 27 किलोमीटर दूर था ना शायद। हाँ, 27 किलोमीटर शायद। तो उसमें से ना 10-12 किलोमीटर का रोड टूटा हुआ था, बन रहा था या कुछ था। मैं अपनी साइकिल लेके इंडिया में एंटर करने के, सामने इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया में एंटर करने की वजह मैं 27 किलोमीटर उल्टा चले गया। लुम्बिनी, हाँ, जगह का लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो वहाँ पर पूरी दुनिया के देशों की मोनेस्ट्री है, अलग अलग हर देश की मोनेस्ट्री है जो भी बुद्ध में बिलीव करते हैं। वहाँ पर मैं कोरियन मोनेस्ट्री में 3 दिन रहा। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट थे जो पीएचडी कर रहे थे या जो बौद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनसे बात करी। उनके साथ में वो माया टेम्पल गया जो बुद्ध की माँ का टेम्पल है। तो ऐसा थोड़ी कि सारी चीज वीडियो के थ्रू ही सीखी है, समझी है। तो मतलब जो चीजें मैंने ही बताई हैं, लोग उन्हीं बातों को जानकर मेरे को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे तो सकता था कि नहीं बता रहे। अरे मैं ये कह सकता हूँ, मैं तो जात से ब्राह्मण, है ना। एक आदमी ने लिखा ना कि आप अपनी जात का प्रिविलेज ले रहे हो। अगर प्रिविलेज लेना हो तो मैं जात से ब्राह्मण हूँ, शर्मा गोत्र भारद्वाज सबसे ऊंचा, ठीक है। अब मैं ब्राह्मण भी हूँ और किताबें पढ़ने का ड्रामा कर सकता हूँ, पीछे किताबें लगा सकता हूँ, तो मेरी अपनी लाइब्रेरी है। और कुछ भी ज्ञानी बन सकता हूँ, चोटी रख करके कुछ भी ड्रामा कर सकता हूँ, कुछ भी अपने आप को बहुत बड़ा लेवल जा सकता हूँ। ज्ञानी वो नहीं होते कि हम भाई हमारी नॉलेज है हमारी। मैं लोगों को खुद बोल रहा हूँ कि भाई मेरा ब्राह्मण होने में मेरा कोई हाथ नहीं, इसलिए मुझे ब्राह्मण का क्रेडिट मत देना, है ना। मैंने अपने चैनल का नाम आस्क राकेश शर्मा भी रख सकता हूँ। कभी कभी मेरे से कोई नाम पूछता है, मेरे मुंह से राकेश शर्मा निकल जाता है, पर मेरी पूरी कोशिश होती है कि राकेश बताऊं, क्योंकि शर्मा मैं उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। क्योंकि जब मैं शर्मा बताऊंगा तो वो जिसको जात के बारे में मालूम है, इंडियन वो है यार, शर्मा है यार, ब्राह्मण है, अच्छा पंडित जी हो। और इसके पीछे नहीं कहानी भी अच्छे तो शर्मा है ना, तो इनको तो नॉलेज होती है ब्राह्मणों को। 1000 आदमी बोल चुका होगा मुझे आज तक, अरे ब्राह्मणों का तो काम ही है सीखना सिखाना, ब्राह्मणों में तो बुद्धि होती है, ब्राह्मण आदमी तो ही। जब मैं एस्ट्रोलॉजर था तो ब्राह्मण नहीं बोलते, पंडित बोलते। अरे पंडित जी, वो मुझे बोलते हैं आपको तो मीठा बहुत पसंद होगा। एक आया था ना, मैंने क्यों, अरे वो पंडित जी क्या जो खीर ना खाए, वो पंडित जी क्या जो मीठा। मतलब मैं हैरान ये होता हूँ कि जो अपने सच है मैंने ही बताए, आप उसी सच को लेकर मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो। मैंने बोला मैं किताब नहीं पढ़ता, मैंने बोला कि भी मैंने जब लॉकडाउन था तो मैंने यूपीएससी के वीडियो देखे 4-5 घंटे की, और एक टीचर के नहीं देखे। और जिस टीचर को आज दुनिया जानती है वो दिव्य कीर्ति, उनको उस समय देख रहा था जिस समय दुनिया इतना नहीं जानती थी। 2000
बीस इक्कीस की बात है, 22 हाँ की, बादें वाले 21, घर में तो हाँ। थे वहीं, तो तुमने उसको देखना शुरू किया था। तुमने इनको कितना टाइम दिया ना, तो हमको मालूम है कई घंटे तक। जो तुम बता रहे हो कि ओशो का वीडियो सुन रहे हो 1 ही घंटे के, उसमें से एक क्लिक निकली, फिर तुम दूसरे वीडियो पे चले गए, उसके बारे में पूरी जान पहचान। वो कितने से उसके दिव्य कीर्ति के चैप्टर थे, कोर्सेज थे कई कई घंटों के, जो तुमने कई दिनों में करते थे, थोड़ा 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 करके। और सारे फ्री वाले कि फ्री मतलब वाले, 5 घंटे की का कोई क्लास है। वीडियो है तो और उसमें भी क्या होता था, आज भी क्या होता है, अगर मैं कोई भी वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे या कोई भी ऑडियो बुक सुन रहा हूँ, तो उसमें कोई भी नया नाम आएगा, कोई भी नए नाम का एग्जांपल आएगा, मैं उसको वहीं पे पॉज कर देता हूँ और फिर मैं जाता हूँ कि ये उस बारे में जानने के लिए, फिर उसको समझूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। इसमें बहुत टाइम लग जाता है। अरे ये छोड़ यार, मेरे को देखो याद है 2018 में मैं एक बायोग्राफी पढ़ रहा था, ऑटोबायोग्राफी थी, पता नहीं बायोग्राफी थी इसकी, स्टीव जॉब की, हाँ, एक महान कर्मयोगी, हिंदी में। हाँ। वो पढ़ रहा था, तो उसमें पढ़ने के बाद में लास्ट में स्टीव जॉब की एक बहन का नाम आता है, जो उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर होती है, सगी बहन होती है, कि वो इस समय हॉलीवुड में एक राइटर है, उसने 2 मूवी भी लिखी है, किताबें लिखती है। तो जब उसका नाम आया तो मैंने उस किताब को वहाँ रोका और फिर इंटरनेट पे जाके चेक किया कि सच में इसकी कोई बहन है नहीं है, और उसने सच में इतनी बड़ी राइटर है कि उसके ऊपर मूवी बनी हुई है, या वो क्या कर रही है उसके बारे में पूरा जाना, फिर आगे बढ़ा। इससे क्या होता है, आपको ये भी मालूम रहता है कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो, गलत तो नहीं जा रहे हो। जैसे उसमें उसका स्टीव जॉब का एक दोस्त होता था, वोजनायक ऐसे कुछ नाम है, वो एक्चुअली में उसने बनाया था एप्पल का, हाँ, आईफोन वगैरह, जो जो उसका सर्किट बनाना था पहली बार, जो कंप्यूटर का, वो सब बनाने का, असेंबल करने का जो काम था वो उसका था। स्टीव जॉब एक के दिमाग ये था कि जो उसकी डिजाइनिंग है, बॉडी है, किस तरह का होना चाहिए, और उसकी प्रेजेंटेशन दुनिया को देने में स्टीव जॉब का काम था। उसमें स्टीव जॉब को महारत हासिल थी। जो इन्होंने पहले 10, 15, 20 कंप्यूटर बनाए थे अपने गैरेज में अंदर, तो वो सारे असेंबल वगैरह वो उसका काम था करना, कैसे बनेगा, क्या फीचर्स होंगे, क्या होगा। इसका स्टीव जॉब का था कि किस तरह का डिज़ाइन लोग पसंद करेंगे, कौन सा डिज़ाइन होना चाहिए, और इसकी प्रेजेंटेशन देना। क्या हुआ? स्टीव जॉब को देखा, बताया था उसमें कैलीग्राफी, उसकी राइटिंग आती थी, उसकी वजह से उसने उसको डिजाइनिंग पे कुछ काम कर पाया था। हमारी बात ये चल रही है कि सीखना जो है ना, हम कभी भी आप ऐसे नहीं सीख सकते कि मुझे कुछ आता है, या मेरी तो 4 लोग तारीफ करते हैं, या मैं इस फील्ड में बेहतर हूं, या मैं इस पोस्ट पे हूं। जब तक ये बातें आपके दिमाग में रहेंगी, आप किसी से कुछ नहीं सीख सकते। सीखना एक अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है। रामायण में, अकॉर्डिंग टू रामायण, जब रावण मर रहा था तो राम ने कहा कि भी लक्ष्मण को भी ये आदमी बड़ा नॉलेजेबल है, इसके पास बहुत सारी नॉलेज है और इतना एक्सपीरियंस है, ये अभी मर जाएगा कुछ देर में, सारा इसके साथ चले जाएगा, तू जाकर के इससे कुछ वो नॉलेज ले ले, ताकि वो नॉलेज इसके साथ ना खत्म हो जाए, आगे फिर रहे। तो लक्ष्मण को सीखना तो आता नहीं था। लक्ष्मण सिर के पास जाके बैठ के वही कि हमने तो तेरे को मार दिया, तू बड़ा चौधरी बन रहा था, ठीक है तेरे पे नॉलेज होगी, पर हमारी वजह से यहाँ लेटा पड़ा है, इस वाले एटीट्यूड के साथ लक्ष्मण ने उसको बोला कि हाँ जी, वो बता दो, भाई ने भेजा है जी, बता दो जी। वो कुछ बोला ही नहीं रावण। राम ने कहा कि भी तेरे को आता है सीखना, ठीक है हमारी इससे लड़ाई हुई, हमारा दुश्मन है, जो भी कुछ है, हमने इसको मार दिया, पर सीखने के टाइम पे तो आपको इसको, जब तक आप इसको अपने से बेहतर, अपने से उच्च कोटि का, या अपने से अपना गुरु नहीं मानोगे, कैसे सिखाएगा आपको? और सिखा भी देगा तो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। अगर लक्ष्मण सिर के पास बैठ करके पूछता और रावण बताता, तो भी वो लक्ष्मण कहता क्या बेकार की बातें यार, हमें सिखा रहा है, ये तो भाई के कहने पे आ गया मैं। ये एटीट्यूड रहता है, यही होता है। समर्पण भाव बहुत जरूरी है। अब मेरे को कई लोग बोलते हैं, मतलब कभी देखियो कमेंट आते हैं या बात, वो अपने एजुकेशन बताते हैं, अपनी डेजिग्नेशन बताते हैं, हम कितना पढ़े हुए हैं, हम किस देश में हैं, हम कितना पैसा कमाते हैं, हमने क्या क्या किया है, हम क्या क्या कर रहे हैं,
फिर उसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि मुझसे कुछ बातचीत हो। तो भाई फिर तो मैं बेवकूफ़ ही लगूंगा ना आपको, मैं कुछ भी बोलूंगा आपको बकवास लगेगी। जब आप अपने आप में ही इतने बेहतर हो अपनी तो मैं कुछ भी बोलूंगा। अरे मेरे को छोड़ो, कोई भी अगर ब्रह्मा विष्णु महेश हो तो, और वो भी आ जाए तो भी आप कहोगे कि नहीं नहीं यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते, मैं मेरी ये पोस्ट है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ये कोर्स कर चुका हूँ। समर्पण भाव कहाँ से? हाँ मैंने खुद बताया कि भाई मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था कि मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, तो मुझे लगा कि ये गलत जा रहे हैं, ये मेरे बारे में गलत राय बना रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि अब मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। नहीं का मतलब कोई थंब रूल है कि नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि अब मैं जो भी किताब पढ़ता हूँ उसमें मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती है कि जो मुझे लगे कि यार ये बात मुझे इससे पहले नहीं पता थी। क्योंकि मोस्टली जो किताबें लिखी गई हैं जिन एक्सपीरियंस के बेस पे लिखी गई हैं वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी मेरी जैसी जिंदगी जी होगी तो आपके पास भी होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई आकाशवाणी हुई और मुझे पता है, मेरे जैसी जिंदगी जी लो भाई, 5-7 हज़ार किलोमीटर साइकिल चला लो, 1-1.5 लाख लोगों से मिल लो, अलग अलग देशों में ट्रैवलिंग करके वहाँ पढ़े रहो, नई नई सभ्यताओं को थोड़ा बहुत जान लो, तो इतना तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि एक इंसान से, मनुष्य से जुड़े हुए जो विषय है, नेचुरल जो टॉपिक है वो लिमिटेड है। मुझे लोग बोलते हैं आप इसको सुन लो, आप उसको पढ़ लो, मैं नहीं, मेरे को सुनना पड़ना यार, मुझे मालूम है क्या निकलेगा, शब्द अलग होंगे, वाक्य अलग होंगे, कंक्लूजन एक ही होगा, वही 4-5 मुद्दों से जुड़े हुए कंक्लूजन होंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा इसलिए आपको लग रहा है कि यार उसने बहुत बड़ी बात बोली। अब मैं पढ़ता हूँ जिंदा किताबें, मतलब ये आदमी ऐसा है तो क्यों है, ये ऐसा सोच रहा है तो क्यों सोच रहा है। अब ये तो लाइव है ना, जिंदा है ना, हो सकता है इसकी कोई ऐसी सोच हो जो उस किताब से भी बहुत बेहतर हो, जितनी किताबें आज तक जिन लोगों ने किताबें लिखी वो भी तो ट्रैवलिंग करके नए नए लोगों से मिल के ही तो कुछ लिखा था। और हकीकत में उन्होंने वो किताबें कई सालों पहले लिखी थी, और आज के जो इंसान है वो बदल चुके हैं, फितरत बदल चुकी है, सोच बदल चुकी है, बिहेवियर बदल चुका है। सूचना का युग चल रहा है, लोगों की सोच में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। यहाँ बैठा बैठा आदमी 10,000 किलोमीटर दूर की सभ्यता को देख रहा है, जान रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है। मुझसे अभी किसी ने बोला ना कि मैस्लो के बारे में क्या है, एक बार लाइव में मैंने उसके बारे में पढ़ा, मुझे उसमें 4 कमियां निकल गई। अब उसने सॉल्यूशन नहीं दिया, उसने तो बताया कि इंसान का दिमाग किस स्टेज पर क्या क्या चीज़ों को प्रायोरिटी देता है और उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है। मैंने उसमें एड ऑन किया कि पहली प्रायोरिटी सिर्फ इतनी नहीं है, अब ये भी है, सही बात है कि अब ये भी है। मैं कई बार किताबें खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, वो मुझे बोरिंग क्यों लगती हैं, क्योंकि जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो बहुत सारे अननेसेसरी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हर किताब में। क्यों? बढ़ाने के लिए, मेन उसको समझाने के लिए। हाँ, क्योंकि जो लॉ क्या बोलते हैं उसको, लेमैन बोलते हैं ना, एक बिल्कुल अनाड़ी आदमी या बिल्कुल वो, उसको सीधा सीधा आप दे दोगे ना कंक्लूजन, वो नहीं समझेगा, उसके ऊपर से चले जाएगा। उसको धीरे धीरे लाना पड़ेगा वहां पे आपको, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये उदाहरण ले लो, वो उदाहरण दे करके ऐसे करते करते फिर कई बार 300 पेज की किताब बनेगी, उसमें कम से कम 50 उदाहरण होंगे, लंबे लंबे उदाहरण होंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर जाकर फिर अगर आप समझे तब जाकर के आपको उसका कंक्लूजन समझ में आएगा, और वो भी 90% लोगों को नहीं आता, वो बुक पढ़ने ही नहीं आ पाता, पर वो 90% ने हमने किताब पढ़ी है। अच्छा, पहले क्या होता है, पहले 50 पेज तो इस बात पे ही खर्च हो जाते हैं कि वो कब पैदा हुआ था, उसके माँ बाप क्या कर रहे थे, जब वो पैदा हुआ था तो बारिश हो रही थी, वो तब पैदा हुआ, फिर उसने ये किया, उसके बचपन में ये घटना। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं भाई, मुझे ये जानना है कि जिसकी वजह से ये किताब उसके ऊपर लिखी गई वो क्या बात थी, वो बात क्या थी, उसके पैदा होने। मैंने कोई एग्जाम तो देने नहीं जाना कि फलाना फलाना आदमी कब पैदा हुआ था जी, मुझे नहीं जानना। अब गुरु नानक देव जी तलवंडी नामक एक गांव में पैदा हुए, अब मेरे को ये बात पता है, इससे मुझे क्या फायदा होगा, गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी क्या थी वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक देव जी के पिताजी का क्या नाम था, वो कौन से गांव में पैदा हुए, वो कौन से गांव में रहते थे, उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से उनके जीवन में बदलाव, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है। और ये चीजें पढ़ाई जाती है, ये पढ़ाई जा रही है, और इसी में दिलचस्पी लोगों की जानने की। अब ये चीजें पढ़ के मैं यहाँ पे बहुत होशियार बन सकता हूँ,
तुम्हें पता है गुरु नानक देव जी यहाँ पैदा हुए थे, उनका जन्म इस सन में हुआ था, ये हुआ था। अब मैं उनको बोलूँ कि ये 551 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ, वो तलवंडी नाम के गांव में पैदा हुए, उनके फादर का नाम क्या है, कालूमल, ऐसा अजीब सा एक नाम था, उनकी माता जी, ये तो जनरल नॉलेज होगी ना, ये तो लोग, ये तो लोगों को इम्प्रेशन में ला सकता हूँ मैं कि मैं देखो जी इम्प्रेस कर दिया मैंने लोगों को। ये मैं क्यों पढ़ूं, उनकी फिलॉसफी क्या थी जिसकी वजह से हम ये सब जानना चाह रहे हैं, मैं उस पर फोकस करूँ ना। अब बुद्ध जो है जी वो लुम्बिनी में पैदा हुए, पैदा होने के शायद 1 महीने बाद उनकी माँ मर गई, फिर उसके बाद उनके चमचों ने उनकी जन्म जीवनी में लिख दिया कि बुद्ध खड़े खड़े पैदा हुए थे, 7 कदम चले थे। बुद्ध जब पैदा हुए तो उनके पीछे प्रकाश का सर्कल था। ओशो के चेलों ने लिख दिया जी ओशो जब पैदा हुए तो नदी में बाढ़ आई हुई थी जी, वो नदी पैर छू करके चली गई उनके घर के। कृष्ण जी के बारे में लिख दिया जी, कृष्ण जी वो नाग ने फन बना के उनकी वो बारिश से रक्षा करी, और ये हुआ वो हुआ। ये सब क्या बेकार की बातें हैं। कृष्ण को मुझे नहीं मालूम कृष्ण सच में थे या नहीं थे, पर कृष्ण की जो डिप्लोमेसी अगर किसी ने समझ ली तो वो आदमी जीवन में मार नहीं खा सकता। वेद व्यास ने एक किताब लिखी, उसका नाम महाभारत था। महाभारत में कई कैरेक्टर थे, उसमें से एक कैरेक्टर कृष्ण कैरेक्टर को पिक किया गया और कृष्ण कैरेक्टर को सूत्रधार बना दिया गया। कृष्ण की अलग कहानी चलती है। अगर तुझे याद हो, तुमने वो B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी हो जो दूरदर्शन पर आती थी, तो जब कृष्ण का चैप्टर आया था तो बाकी सब गायब हो गया था। फिर वो गोकुल की कहानी चलती थी। फिर वो कई हफ्ते तक तो बीच में वो गायब ही हो गए ना कि कहाँ क्या चल रहा था। फिर तो कृष्ण पैदा हुए, फिर वो गोकुल गए, ये हुआ वासुदेव और ये सब देव की ये सब कहानी चल रही थी। उनकी भी तो एक अलग दिखा था, वो कंस को मारने के लिए गए थे। वही तो एक अलग ही, वो तो एक अलग कहानी है। तो एक वेद व्यास ने महाभारत लिखी, उसमें कई कैरेक्टर में से कैरेक्टर था, कृष्ण कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस ज्यादा दी गई। कृष्ण की एक अलग कहानी बना दी कि भी वो जब पैदा हुए तो जेल में पैदा हुए, और वहां पर जेल में पैदा हुए, फिर वो हर एक को भाई को मार रहा था, इनके हर बच्चे को मार रहा था देवकी के। कृष्ण के टाइम पे वो बच्चा बदल दिया गया, वो कृष्ण गोकुल पहुंच गए, वो बिजली बन के आसमान में चली गई, फिर उसने भविष्यवाणी कर दी, ये हो गया वो हो गया, ये कहानी बन गई जी। फिर वो कृष्ण ने जी कंस को मारा, ये किया वो किया। फिर वापस कहानी लौट के आई थी महाभारत पे, तो उसमें से एक कैरेक्टर कृष्ण को ज्यादा महत्व दिया गया। अब मुझे नहीं जानना कि कृष्ण जेल में पैदा हुए, उस दिन रात बहुत बारिश हो रही थी और वो कृष्ण ने एक नाग को भी मारा था ना बचपन में, वो बॉल पानी में चली जाती है, कालिया नाम का एक नाग था। मुझे नहीं इसमें कोई दिलचस्पी है, क्या करूं मैं इसको, इससे क्या होगा, सही बात है। तो जनरल नॉलेज है। कृष्ण की सोच क्या थी, कृष्ण ने कैसे एक आदमी को इतना भड़का दिया कि वो अपने ही चाचा ताऊ और अपने ही गुरुओं पर को मारने के लिए तैयार हो गया। क्या मैनिपुलेशन पावर थी। कृष्ण से बड़ा डिप्लोमेसी आज तक किसी को नहीं आती, मतलब सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक। नपुंसक कह दिया, कैसे भी करके उसको भड़का दिया कि भाई तुझे अब मारना ही पड़ेगा, और हर चीज को जस्टिफाई कर दिया, मौत को, एक निर्दोष आदमी को। अर्जुन ने कहा यार मैं इसको जानता भी नहीं, मैं इनको क्यों मारूं, तो कह रहे ना कोई मरता है ना कोई मारता है, तो फिर तो सारे मर्डर माफ हो गए ना, फिर तो सब कुछ जायज हो गया। और उन्होंने कैसे भी करके जो करना था वो करवा दिया। अब मुझे कृष्ण जी के बचपन की कहानियों में कि उन्होंने वो नहाती हुई के कपड़े लेकर के पेड़ पे भाग जाते थे, या वो मक्खन चोरी करते थे, या उन्होंने कालिया नाग को मार दिया, या ये कर दिया, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आज कपड़े उठाना तो दूर, किसी के बाथरूम में झांक के देख लो, तिहाड़ में बड़े नजर आओगे। और देखो राइटर की कला क्या होती है कि वो किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकता है, अपने पात्र को जस्टिफाई कर सकता है। कृष्ण को जस्टिफाई कर दिया कि वो नहाती हुई लड़कियों के कपड़े भी उठा के ले जाए, उसको भी जस्टिफाई कर दिया। लीला, मजाक था जी, मजाक। उन लड़कियों के भाइयों से पूछो। अब इसको, अब वो ठीक है वेद व्यास ने कहानी लिखी, हम कहते हैं कि भी हम जो भी मैं को सुन रहे हैं या मैं हूं,
मेरी बहन उन लड़कियों में है। आप पे क्या रिएक्शन हो? मेरी बहन गई है, लड़कियां गई है नहाने। गांव में क्या होता है, लड़कियां जहाँ नहाती थी तो वहां पर आदमी नहीं जाते थे, मेरी ये लड़कियों का नहाने की जगह है, वो है या टाइमिंग है, जो भी समझो। अब मेरी बहन अपनी सहेलियों के साथ वहां गई है नहाने, और कोई गांव का छैल छबीला आके कपड़े लेकर के चले गया जी, या लेके जा रहा है जी। अभी तक तो वो उनके मटके फोड़ रहा था। वो मटके फोड़ रहा था। चलो जी, इसको भी हमने लड़की छेड़ना या शरारत नहीं मान के इग्नोर कर दिया। अब वो नहाती हुई के कपड़े लेके जा रहा है, हम इसको लीला कह रहे हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि अगर उनमें लड़कियों में मेरी बहन है और उसके कोई कपड़े लेके जाए तो भी मैं लीला कह दूंगा। आज की डेट में जो हमें संस्कार दिए गए हैं, उसमें अगर भगवान भी आकर के बोले कि भाई मैं तेरी बहन के कपड़े लेके जा रहा हूं, तो आदमी कहेगा भाई तू मुझे नरक में डाल दियो, पर फिलहाल मैं तेरे से भी लड़ जाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने कहा है तो ठीक है, भगवान जी आप तो भगवान हो, आप तो क्रिएटर हो, तो कर लो मेरी बहन के साथ जो करना है। ऐसे थोड़ी होगा। वो कहेगा भाई आप मेरे को खोलते तेल की कढ़ाई में डाल देना, मुझे दोजक में चढ़ा देना, मुझे आप नरक में फूंक देना, आप भगवान या देवता हो गए अपने घर के, पर मेरी जो कंडीशनिंग हुई पड़ी है, मैं अपनी बहन के साथ ये नहीं होने दूंगा। ये तो पक्की बात है। ऐसा थोड़ी कोई बोलेगा जी भगवान हो आप तो जी आपके लिए सब माफ है जी, आप खूब छेड़ लो मेरी बहन को। पर वेद व्यास ने उस करेक्टर को भी जस्टिफाई कर दिया, और दुनिया देखो जी लीला है, लीला है, लीला है। एक पल को सोचो कि उन लड़कियों में आपकी बहन नारी थी जवान, जिसके कोई कपड़े लेकर के बैठ गया और उसको फिर ब्लैकमेल कर रहा है। हम उसको रास लीला ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ऐसे करेक्टरों के अंदर घुसना पड़ेगा आपको। हमने क्या किया, हमने कृष्ण को देखा, हमने कंस को देखा, हमने 5 पांडव को देखा, हमने दुर्योधन दुशासन को देखा। व्हाट अबाउट 98 ब्रदर्स? उनको तो पता भी है ना। कोई पूछेगा कि अगर 9 महीने एक औरत गर्भवती रहती है तो 100 पुत्र कैसे मर गए? मरे कैसे? अगर पहला बेटा दुर्योधन था और हर 1 साल में एक बच्चा पैदा हुआ, तो 100 साल में 100वां बच्चा पैदा हुआ, और 100 के 100 लड़े थे। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 साल का बच्चा युद्ध में लड़ने गया हो। कुछ तो एज वहां पे भी डिसाइड होती होगी ना कि 15 साल 12 साल कम से कम की बात है। तो अगर 100 पुत्र थे, 1 साल में एक पुत्र जन्म लिया, तो 100 पुत्र अगर युद्ध में मारे गए, और सबसे छोटे की उम्र अगर 12 साल भी थी, दुर्योधन 115 साल का होना चाहिए था। तो 115 साल का वो मतलब लड़ाई कब हुई होगी, कब क्या उठा होगा, ये हम नहीं कैलकुलेट करेंगे क्या है? आज जिन जिन चीजों की धाराएं हैं, जिन जिन हरकतों को करने पर आप जेल में जा सकते हो, सब हुई है उस समय। आज आप किसी नहाती हुई लड़की को देख लो, उसके कपड़े ये तो ले लो, तो ये तो रेप की कोशिश है या ब्लैकमेलिंग की कोशिश है। आज कोई लड़की पानी की बोतल लेके जा रही हो हाथ में बिस्लरी की, आप उसे छीन के दिखा दो, गिरा के दिखा दो उसके हाथ से, पुलिस वाले उल्टे टांग के ना डंडा पे तोड़ देंगे मार मार के। वो मटके फोड़ रहे हैं। हमें ना ये सब चीज में जाने की बजाय हमें ये देखना है कि वेद व्यास क्या समझाना चाह रहे हैं। वो जो सीख देते वो तो कोई समझता नहीं है, उसमें घुस जाते हैं। या तो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं या फिर बहुत ही डेढ़शाने हो जाते हैं। मेरी ये डेजिग्नेशन है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये थीसिस पढ़ रहा हूँ, मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अब जब आप ये सब कर रहे हो तो आपको मेरी बात बकवास लगेगी ना बॉस। मैं आज भी इनसे बहुत बेहतर हूँ 9वीं पास होके, क्योंकि जब मैं सीखने के मामले आता हूँ ना, ये तो अंधों में काना राजा हूँ मैं। जब मैं सीखने पे आता हूँ ना, तुमने देखा होगा कि मैं कैसे अनाड़ी बन जाता हूँ। जब मैं किसी से बात करता हूँ, चाहे वो हाउसकीपिंग वाला हो, कोई भी अनजान आदमी हो, या टैक्सी ड्राइवर हो, यहाँ ज़्यादातर पाकिस्तान की है टैक्सी ड्राइवर, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं फिर उनको ये नहीं बताता मैं कौन हूँ, मैं अपने बारे में जिक्र, मैं तो ऐसा नाड़ी बन करके उनसे पूछता था, अच्छा ऐसा हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर तो मैंने देखा कि एक टैक्सी वाले तुमने बात करी, उसने तुम्हें जो चीजें बता दी थी, तुमने अगली बार उसके सामने ये नहीं बताया कि मुझे मालूम है। तुम दूसरे टैक्सी वाले से भी वैसे ही बात करी कि ये कुछ और बताएगा। हाँ, मैंने उसको ये थोड़ी बोला कि पिछले वाले ने मुझे बताया है, क्योंकि सीखने की सबसे पहला फॉर्मूला है कि आपको अपने आप को नाड़ी घोषित करना होगा अपनी नजर में, दूसरे की नजर में नहीं, अपनी नजर में, कि भाई मैं इस मामले में ना, जब तक आप अनाड़ी नहीं बनोगे आप सीख ही नहीं सकते।
ये आते मुझसे टकराने कि हम भी कम नहीं है। कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। अरे मुझसे लड़के या मुझसे नीचा दिखा के या मुझे बेवकूफ बोल के क्या हासिल कर लोगे तुम? मेरा क्या चले जाएगा? तुम कुछ अच्छी बातें सिखाने से और सीखने से रह जाओगे। मुझे सिखाने के चक्कर में तुम्हारा रिवीजन होगा और उस चक्कर में मुझसे कोई दो बात नहीं मालूम पड़ेगी। मेरी बिल्कुल भी ये भावना नहीं है कि मैं इन लोगों को सिखाऊं। मेरी भावना ये है कि मैं इनसे सीखूं। सीखने के चक्कर में कुछ सिखा दूं तो बात अलग है। इसलिए मैं इनको बोलता हूँ कि भाई मैं बुद्धिजीवी नहीं हूँ, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ, ताकि ये ना रहे। अगर मैं इनको बता दूँ मैं तो ये हूँ, मैं तो इतनी किताबें पढ़ता हूँ, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, तो फिर क्या होगा? ये लोग मुझे से सीखने के चक्कर में लग रहे हैं, मुझे सिखाएंगे नहीं। ये मेरी सोच है कि इनसे भी मुझे सीखने को मिले। पर ये मुझसे कैसे सीखेंगे जब ये खुद ही नहीं सिखाना आता इनको। इनको सीखना भी नहीं आता। जब तक आपके पास अहंकार रहेगा कि भाई मेरे को ये आता है, मेरे पास ये, देख ले तूने आज देखा सज्जाद भाई, मैंने बोला मेरे को ऐसे तैरता हूँ, मुझे ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है या कहाँ कमी है या कहाँ क्या, मैं उनको थोड़ी बोल रहा हूँ मैं वहां पर इतना तैर लेता हूँ, मैं वो करता हूँ वो करता हूँ। ये बहुत जरूरी है। इसलिए ना मेरा ना अब अभी क्या था, भीड़ आती है, भीड़ में से जो अनाड़ी है, बिल्कुल ही लो आईक्यू लेवल की है, उनको जैसे मेरी बात समझ में आई, उन्होंने अप्लाई किया और फायदा हुआ। सबने नहीं, जिन्होंने अप्लाई किया, समझ में आने से नहीं कोई फायदा होगा। जिनके समझ में आई, मान लो 100 लोगों को समझ में आई, उसमें से 5 ने अप्लाई किया, उनको फायदा हुआ, वो मेरी तारीफें करते रहते हैं, है ना। इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप में अपनी अपनी फील्ड में कामयाब है, और तकरीबन सभी अपनी अपनी फील्ड में कामयाब है। अगर कोई फूल बेच रहा है तो वो मुझे बहुत सारी नॉलेज फूलों के बारे में बता देगा। इतनी तरह के फूल होते हैं, ये फूल की ये खासियत है, ये फूल की ये खासियत है, ये चीज़ें है ना, ये इस सीजन में आता है, इसकी डिमांड इतनी क्यों है, ये महंगा क्यों है, ये सस्ता क्यों है। हर आदमी हर चीज़ सिखा सकता है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत वेल एजुकेटेड है, मतलब अलग अलग देशों में है या इंडिया में भी है, तो अच्छी पोस्ट पर मुझे लगता है ये आदमी से बहुत कुछ मिलेगा जानने को। थोड़े दिनों बाद मैं पाता हूँ कि वो आदमी मुझसे कंपटीशन लड़ रहा होता है, मुझे वो क्रिटिसिज्म करने के, अब उसका गोल सीखना सिखाना नहीं है, अब उसका गोल है मुझे क्रिटिसाइज करना। और धीरे धीरे आप ट्रैवलिंग क्यों कर रहे हो, ये अच्छा वेदर तो गोवा में भी, अरे भाई तेरे हिसाब से गोवा वेदर अच्छा है क्योंकि तू गोवा में नहीं रहता, मैं गोवा में रहता हूँ। जब मैं गोवा में नहीं रहता था, मेरे को गोवा बेटर लगा, मैं गोवा आया। अब मैं वो गोवा 3 साल वाले गोवा से जब मैं आया था, मैं उससे तुलना करता हूँ, तो अब वो वैसा गोवा नहीं रहा। और अगर वैसा भी रहा या आज भी बहुत बेहतर है इंडिया में बाकी जगहों से, तो क्या गोवा दुनिया में सबसे बेहतर है? बेहतरी की तलाश तो हमेशा जारी रहेगी। तो अब क्या कर रहे हैं आप, गोवा में क्यों नहीं रहते, आप ट्रैवल क्यों करते हो, दुबई का वेदर ऐसा है, फलाना ऐसा है, ढिमकाना ऐसा है, आप इधर क्यों। अब मैं दुबई में कुछ दिन गुजार लेता हूँ तो कहते हैं आप दुबई में सेटल हो रही हो। अभी मैं 2 महीने थाईलैंड वगैरह में रह के आया हूँ, अभी मैं दुबई में हूँ, तो एक ने बोला कि आप दुबई जा रहे हो, आप दुबई में शिफ्ट होने वाले हो, आप दुबई में घर खरीद लिया, ये कर लिया वो कर लिया। अभी मैं मुंह उठा करके वापस चले जाऊंगा कहीं किसी दूसरे देश, तो वो गायब हो जाएगा। अब मैं अगर वापस थाईलैंड चले जाऊंगा, आप थाईलैंड क्यों आ गए हो 5वीं बार, आपको थाईलैंड ही क्यों अच्छा लगता है। ये चीजें मतलब जिनसे सीखना सिखाना था वो क्रिटिसिज्म में निकल आए, आप इतना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो, आप ये भी तो कर सकते हो। यह बात मेरे और तेरी नहीं हो रही है, यह बात मेरे और तेरे एक्सपीरियंस की हो रही है, बातों की हो रही है, हाँ समझ की हो रही है। भाई आप अपने जीवन में कुछ भी करो, आप राजमा चावल खाओ या आप घास खाओ, गोबर खाओ या मत खाओ, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो मुझे दे दो, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो आप ले लो, है ना। ये क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस देने लेने की बजाय आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो, आप ऐसा भी तो कर सकते हो, आप अपने आप को होशियार क्यों ज्यादा दिखा रहे हो, आप तो या तो बेवकूफ है या आदमी तो एक ही बात को बार बार बोलता है, इसकी तो लाइव ही बकवास है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने लिखा, किसने, वो कौन था जिसको भी हमने ब्लॉक भी किया था, फिर वो बाद में सब नॉर्मल हो गया था, अच्छा वो क्या नाम है, मयूर देसाई, सुमित देसाई, मयूर देसाई। उसने लिखा कि भी आपके ना लाइव में बकवास लगते हैं मुझे, मैं देखता नहीं हूँ। अच्छा। पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, पता नहीं मैं क्या हूँ ऐसे करके। फिर उसके नीचे एक और आदमी ने कमेंट किया, एवॉन, वो भी बहुत बढ़िया समझदार आदमी लगता था कमेंट से, उसने भी पता नहीं क्या क्या इंग्लिश में लिख दिया। तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम मेरे फेवर में लिखा मेरे खिलाफ लिखा, क्योंकि वो कुछ इंग्लिश मेरे थोड़ी कम समझ में आती है। और तो मैं इसलिए ना मेरा मन हट गया कि जब समझदार लोग
जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? अहंकार भाव। पढ़ा लिखा आदमी फंडामेंटल राइट की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं करता है। वो पढ़ाई लिखाई के अहंकार में आ गए, अपनी पोस्ट को वो कर रहे हैं। मैंने क्यों बताया कि मैं 9th पास हूं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं वेल एजुकेटेड हूं, कि भी ये तो बहुत पढ़ा लिखा होगा। कई लोग पूछते हैं ना आपकी क्वालिफिकेशन क्या, अब नहीं आता सवाल। अब तूने कई महीनों से देखो किसी ने नहीं पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसलिए ना मेरा अब ये कम्युनिटी से मन उठ गया है कि उम्मीद कम हो रही है, क्योंकि पहले क्या था कि यार नहीं पढ़े लिखे लोग आएंगे तो अच्छी बातचीत होगी। मेरी बड़ी भूख थी पढ़े लिखे लोगों से बात करने की। तुझसे शादी करने का सबसे बड़ा रीज़न जो था ना वो ये था कि भाई तूने ऑफिस मैनेजमेंट किया, उसमें तू लगातार 3 साल टॉपर रही, और मैं 9th पास, तो मेरे को बड़ा वो था कि भाई मैं जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया तो उस बारे में तेरे से बातचीत हुआ करेगी। वो हमारे बीच में नहीं हुई इस बारे में बातचीत, वो बात अलग है। अब मैं कभी कभी मुंशी प्रेमचंद को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार यार ये आदमी ने उस समय के समाज का आईना दिखाया अपनी कहानियों, काल्पनिक कहानियों के थ्रू। कहानियां काल्पनिक थी पर धज्जियां उड़ा दी समाज ने। हकीकत थी, सही बात है। कफन देख लो और वो नमक का सौदागर देख लो, मतलब एक एक चीज की धज्जियां उड़ा दी। इसलिए मेरे ना लाइफ का मन नहीं करता कि मतलब क्या इनके साथ करें। ये तो वन वे हो गया ना कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जिनसे सीखना था अब वो आपसे बहस कर रहे हैं। आप इंडिया में क्यों नहीं घूम रहे? अरे मैं इंडिया में घूमूं या मैं इंडिया से बाहर घूमूं, बात यहाँ हो रही है कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ और आपसे क्या जान सकता हूँ। चैनल पर तो आप वो आए कुछ पूछने सीखने आए थे या बताने आए थे। अब तुम दुबई में बैठे हो, थाईलैंड में बैठे हो या गोवा में बैठे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप दुबई में क्यों बैठे हो? आप गोवा में क्यों नहीं बैठे हो? आप पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप ये वाला क्यों नहीं कर रहे हो? आप इस पर्टिकुलर देश में बार बार क्यों जा रहे हो? आप इस देश में क्यों नहीं जा रहे हो, या आप इस देश में जाओ। अगर मैं गोवा में बैठूं तो गोवा में क्यों बैठे हुए हो, बाहर निकलो। बात यहाँ हो रही है एक्सपीरियंस लेने की। तो ये लोग आ गए क्रिटिसिज्म, पर्सनल नॉलेज में आ गए, पर्सनल वो अटैक पे आ गए। अटैक से ज्यादा मतलब पर्सनल लाइफ में दिलचस्पी ले रहे हैं। ये भी तो सोच सकते हैं कि जो चीजें सीख रहे हैं हमें बता रहे हैं वो इसी चीज से शायद सीख रहे होंगे। इतना तो दूर इनका दिमाग जाना ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें से एक तो सबकी बातें अलग अलग है, अगर इसमें से किसी भी एक को पकड़ लूँ जो भी ये देख रहा है और उसको लगता है कि भाई इसको ये जिंदगी जीनी चाहिए, उसकी बात पकड़ के मैं वो जिंदगी जी लेता हूँ, फिर क्या होगा? फिर हम बैठ करके बुद्धिजीवियों की तरह बात करेंगे। फिर तुम कहोगे ओके, आपको ओके, अब मैं तुमसे बुद्धिजीवी की तरह बात करूंगा। बुद्धिजीवी होते तुम कहते भैया तू जो मर्जी कर, तू गटर में रह, तू गू खा, मुझे उससे मतलब नहीं है, तेरे पास जो बात है वो उस पर मैं बात कर सकता हूँ। समझ है तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भाई बथेरे लोग पड़े। सही बात है ना? इसलिए वन वे कम्युनिकेशन हो गया है। तो मेरी ना, मैंने बोला था ना कि एक टाइम आएगा मैं यूट्यूब को भी छोड़ दूंगा। अब वो ना यूट्यूब से ना वैराग्य वाली फीलिंग आ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मनी नथिंग बड़ी एक्टिव हूँ, कम से कम पैसे तो मिलते हैं वहाँ पे, एड अच्छी महंगी चलती है, लोग व्यूज भी ज़्यादा आते हैं, और ये क्लियर है कि वहाँ पर ये सब नहीं होती है बातें, सिर्फ सीधा मेटलिस्टिक और जुए की बातें हो रही हैं। एक दिन मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। और यूट्यूब छोड़ने का मतलब ये नहीं कि जैसे यूट्यूब छोड़ दिया जी जिद में आके, नहीं, यूट्यूब से अटैचमेंट ही खत्म हो जाएगी, डिटैचमेंट हो जाएगा, मतलब कि वैल्यू ही नहीं रखेगा। लाइव आना है नहीं आना है, कौन क्या तारीफ कर रहा है, कुछ नहीं, मतलब वो मालूम पड़ जाएगा। ये जो आदमी आज अकलमंद दिख रहा है थोड़े दिन बाद जाकर के ये आपका पर्सनली क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज से प्रॉब्लम नहीं है, वो क्रिटिसाइज सोच को करे, समझ में आता है। वो ये आप पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो, आप यहाँ क्यों घूम रहे हो, उस पर आ जाता है वो। कोई कह रहा आप पजामा ऐसा क्यों पहनते हो, आपका पजामा घिस गया है, कोई कहता आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हो, आप वैसे कपड़े क्यों पहन रहे हो, बाल क्यों लंबे रखे हैं, दांत कैसे टूट गया, ये कैसे हो गया। एक आदमी हाइट के पीछे 5 दिन से कमेंट कर रहा था, आपकी तो हाइट बहुत छोटी है, आपकी तो हाइट बहुत छोटी।
अब इसमें क्या मैं क्या करूं, इसमें मतलब इसका क्या जवाब ये दूं? कोई चीज ही नहीं है, ये थोड़ी डिस्कस करने आए बाल क्यों नहीं कटवा रहे हो? इनके बाद इनके इन सब बातों के जवाब मेरे पास ऐसे है ना कि रात को नींद उड़ जाएंगी, रोते रहेंगे कि क्या जलील कर दिया, पर मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट समझता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं रूखा है, रूखा है, रूखा है। अरे तो आप उम्मीद कैसे कर रहे हो रिस्पेक्ट की? आपने क्या ऐसा काम किया कि आप मुझसे रिस्पेक्ट की उम्मीद कर रहे हो? जो लोग ढंग से समझदारी के सवाल करते हैं, मेरी पूरी इज्जत मिलती है उनको, मैं उनको पूरी इज्जत देता हूँ। कितने चैनल्स के नाम लेके तुम खुल के बोलते हो कि इनसे मुझे अच्छी वाइफ आती है, समझदार इंसान है। इसलिए ना मेरी धीरे धीरे ना दिलचस्पी खत्म हो रही है। चलो यार, 50 मिनट हो गए, रात को 3 बज रहे हैं, 3 बजे भी 50 मिनट हो के तुमने, अब 3 थोड़ी बज रहे होंगे, 3 अब तो तक 5 बजने वाले होंगे। तो दोस्तों ये थी आधी रात को मिडनाइट चाय पे चर्चा, कॉफ़ी पे चर्चा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।